मातरम, मैं रजनीश पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी 10वीं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास जो है आपका वह धातु एवं अधातु अध्याय का नोट्स के एक्सप्लेनेशन का है। यानी इसमें हम शुरुआत से, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 है और पार्ट 3 में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। मेरे भाई, इस सेशन से आप केवल अपने परीक्षा की ही तैयारी नहीं करते हैं, इसके साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। आप 10th की तैयारी आप कहीं भी करें, लेकिन वहाँ से जो सवाल बनते हैं वो कंपटीशन तक पूछे जाते हैं। ये सवाल आपको, ये जो मेरे हाथ में पेपर दिख रहा है, ये कल के यानी कल के डेट में 22 तारीख के डेट में जो एग्ज़ाम हुई है सिविल कोर्ट की, उसमें पूछे गए सवालों का है। देखिए यहाँ पर कितना सवाल का क्रेज है कि यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। किसका फॉर्मूला? जिप्सम का। ये देखिए आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ देखिए 3 नंबर सवाल देखिए, वहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला। बताइए क्या आंसर होगा उसका? जिप्सम के फॉर्मूले का कौन सा ऑप्शन लगेगा? बताइए सवाल है क्या है फॉर्मूला? CaSO4 2H2। शाबाश। अब बताइए ज़रा हमें, आप लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग भी बताइए कि यहाँ से आप कंपटीशन की भी तैयारी थोड़ी बहुत करते चल रहे हैं, और कंपटीशन में सवाल कहीं और से नहीं आता है। इन्हीं सब सवालों में से, आप ही के सिलेबस से सवाल को उठा उठाकर इंटर से इन्हीं सब सवालों को उठाकर और उनको नए नए भाषाओं में पूछ लिया जाता है। कुछ भाषा बदल के सवाल वही रहते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को एकदम मतलब समझिए कि चहुं दिशा तैयारी आपकी हो जाती है, हर क्षेत्र में आपकी तैयारी होती रहती है। तो 10th को आसानी में न लें, केवल आपको बोर्ड पास नहीं करना है, बोर्ड केवल पास नहीं करना है, आपको अपने फ्यूचर के लिए भी पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर आइए, एक मोटिवेशन का कोटेशन है यहाँ पर दिया हुआ कि दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। जब तक आप नहीं हारिएगा, आपको कोई हरा नहीं सकता है। हिम्मत बनाए रखना है जब तक कि आप आगे अपने मुकाम तक नहीं पहुँच जाइए। ये है आपका तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। आप अपने साथ कॉपी, किताब, कलम सब चीज़ लेके बैठिएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा। यदि आप साथ साथ नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप इसमें से उन तथ्यों को लिखते चलिएगा जो आपके लिए, चूँकि बहुत कम समय अभी परीक्षा का रह गया है और इस बीच तैयारी आपको अच्छी करनी है, तो उन सब चीज़ों को लिखते चलिएगा, जिससे खासकर ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाए और सब्जेक्टिव में भी सेंटेंस बनाने में वो सब चीज़ आपको मदद करे। वैसे हमारे इस चैनल पर आने वाले समय में सभी चैप्टर से एटलीस्ट 100, 150, 200 इतने ऑब्जेक्टिव कराए जाने वाले हैं। मतलब समझिए कि अगर आप हमसे जुड़े रहे तो गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। ऑब्जेक्टिव ही आपको 50% मार्क्स दे जाएगा। चलिए, आपका पहला टॉपिक है धातु। इस चैप्टर के नाम ही धातु और अधातु है। तो हम धातु से परिचय कर लेते हैं कि धातु होती क्या है। आप लोग पहले भी धातु पढ़े हुए हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर धातु को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ क्या है? धातु का मेटल, ऐसे तत्व जिनमें सामान्यतः चमक, आघातवर्ध्यता एवं तन्यता होती है तथा जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। मतलब कि जिसमें चमक होती है, एल्युमिनियम के ले लीजिए, है ना, लोहा को ही ले लीजिए, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होती है? चमक होती है। तो जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्ध्यता जिनमें होती है, मारिएगा उसको, देखिएगा, ठोकिएगा तो उससे आवाज़ भी निकलती है ना, उस पर जब घात करिएगा तो उससे आवाज़ वगैरह सब निकलती है। उनमें तन्यता भी होती है, उन्हें आप मुड़िएगा तो मुड़ भी जाएंगे, है ना, और कठोर भी होते हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटी जिनमें होती है। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी जब वो रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, छोड़ते हैं। तो उस तरीके के चीज़ों को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ये धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। अब धातु के गुण क्या है? तो धातु तो आप समझ गए, धातु एक्चुअली होता क्या है। तो धातु के गुण को समझिए। कहता है कि धातु अपने शुद्धतम रूप में चमकदार होते हैं, और धातु के इसी गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। अगर मतलब कि ऑब्जेक्टिव सवाल में ही आपसे पूछ ले कि धात्विक चमक क्या होता है, तो धातु में होने वाली चमक, धातुओं में गंदी चीज़ों का, यानी धातुओं में गंदगी मिलाने पर जो चमक पैदा होती है वो चमक,
है ना, और भी ऑप्शंस आपको जोड़ दिए जाएं और तब पूछ लिया जाए तो जो धातु की अपनी चमक होगी उसे क्या कहेंगे, धात्विक चमक कहेंगे। तो धातुओं में चमक होती है, यह इसकी पहली गुण है। ठीक है, दूसरा गुण क्या है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः कठोर होती हैं। तो धातुओं को देखिएगा, यहाँ अभी आपको रूम में बहुत सारा देखिए, यहीं पर आपको दिख रहा है, ये सब आपको लोहा दिख जाएगा, है ना, लोहा है, बहुत सारा चीज़ें, इसके अंदर कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर होता है, उसके अंदर का वायर देखते हैं, सब क्या होता है, ठोस होता है ना। तो धातुएं जो होता है सामान्यतः ठोस कठोर होती हैं। लोहा ही देख लीजिए, एल्यूमिनियम ही देख लीजिए, है कि नहीं, तो वो सब कठोर होती हैं। उनके बाद क्या कहा जा रहा है कि धातुओं को जब पीटिएगा तो पीट कर उनका आप चादर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पीट कर। अगर धातु को पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता, यानी चादर कहने का मतलब पतला किया जा सकता है, धातुओं को पीट कर अगर चादर या पतला नहीं किया जा सकता तो सोना चांदी का आभूषण बनता, नहीं बनता। वो तो इतना मोटा मोटा, अब फिर किसी भी आकार का हो सकता है। जिस समय खान से निकलता है सोना, 24 कैरेट का सोना, उसको सफाई वफाई करके जब 24 कैरेट का सोना बनाया जाता है, उसके बाद आभूषण बनाने के लिए उसमें मिलाई जाती हैं अशुद्धियाँ, तब जाकर वह एक आभूषण बनता है। शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है ना, वो टूट जाएगा। तो कहता है धातु, तो यहाँ पर वही कहता है पीट कर क्या बनाया जा सकता है, उसे चादर बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं, यानी जब उसको पीट पीट के आप चादर बना दीजिएगा, कुछ भी बनाते हैं। हाँ, आप लोगों को तो ज़्यादा अनुभव होगा इसका, है कि नहीं, लोहा को पीट के हर प्रकार का सामान बनाते हुए आप लोग देखे होइएगा। चलिए, अब बनिए जाता है, ले जाके लोग देता है, क्या इधला खुरपी बना दी है तनी, है ना, हंसुआ बना दे लोग दे बोले, है कि नहीं। और कति कति बनता है, दाब बन जाता है, कोदार उदार सब बनाता है लोग, बनाए वाला लोग, सुआ हुआ सब। हाँ तो धातु, लोहा को पीट कर क्या बनाया जा सकता है, वो सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। कॉपर ऐसा ही थोड़ी होता है, जिसे तार में हम देखते हैं, बिजली के तार में जो कॉपर का तार आप देखते हैं भूरा कलर का, वो ऐसा ही थोड़ी होता है। वो मानते हैं हो सकता है कि सिली जैसा रखा हो, नहीं हो सकता है लोहा का जैसा हो, उसको पतला पतला क्या करें, पीट पीट के गर्म करके उसको पतला बनाया जाता है ना। तो धातुओं को तार बनाया जा सकता है। और धातु के खिंचाव के इसी गुणधर्म को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। तो यहाँ आप इसके गुण को जानते जानते तीन चीज समझे, एक धात्विक चमक, एक आघातवर्ध्यता और एक तन्यता, तीन चीज समझे। तो आघातवर्ध्यता क्या कि उसको पीट के चादर बनाया जा सकता है, तन्यता क्या कि उसको खींच करके क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है कि नहीं। और धात्विक चमक का मतलब क्या, धातुओं में अपनी चमक होती है। अब नोट में कुछ बातें यहाँ पर कह रहा है कि आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के इसी गुण के कारण धातुओं को आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकार प्रदान किया जाता है। मतलब अगर धातु में बदलने की, अपने आप को बदलने की क्षमता नहीं होती, जैसे लोहा को अगर गर्म करने पर भी वह दूसरा रूप नहीं लेता, तो लोहा का अलग अलग प्रकार का सामान नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो वह उसको पीट पीट के चादर बना जा सकते हैं, चाहे घींच के लंबा कर सकते हैं हम, है कि नहीं है। गर्म करेंगे, पीटते पीटते उसको लंबा भी बनाया जा सकता है, पतला भी किया जा सकता है। एथी बनाने के लिए दिया जाता है, मोटा मोटा सीली ले जाके लोहा के देता है, उसको पीटते पतला सा तलवार बना दिया जाता है कि नहीं, लोहा का बन जाता है। तो वो सब इसीलिए इनका बहुत प्रकार के सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। और धातु का पांचवा और सबसे अच्छा गुण है कि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। किसका, ऊष्मा का सुचालक होता है। यदि धातु ऊष्मा का सुचालक नहीं होता तो हर घर में आयरन से कपड़ा आयरन नहीं होता रहता। ठीक है, धातु ऊष्मा का सुचालक नहीं होता तो हम लोग घर में हीटर लगा के गर्मी नहीं ताप रहे होते। समझ में बात, यानी ऊष्मा उससे होकर गुजरती है। लोहा में ही ऊष्मा रहता है। जो तार ये सब लगी हुई हैं, जितने भी रूम ये सब तार लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक वाले, ये सब हीट होते हैं, ये सब गर्म होते हैं, तो ये सब ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये सब धातुओं के होते हैं। तो धातु क्या होती हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी जिनसे होकर ऊष्मा चली जाए। अब लोहा के रॉड आपके हाथ में बड़ा वाला दे दिया जाए, इतना मोट, जैसे कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा है, सेवा करने वाला नहीं ना दिख रहा है, कहीं है वहाँ पर कथी है, हंसी तोड़ प्यारी है वो
देखो, तो इतना बड़ा रॉड अगर लोहा का दे दिया जाए आपको, और रॉड को दे के और उसका मुंह जो है, लोहा का जो मुंह है, वह मुंह को हम रख दे कहाँ? आग में। और आपको यहाँ से पकड़ने के लिए कह दिया जाए, है कि नहीं, कुछ देर बाद आप पकड़ पाइएगा? नहीं, दिख जाता है, गर्म हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब है ऊष्मा वहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो करके आया है। एक और एक्सपेरिमेंट आप घर जाके कर सकते हैं आराम से। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जैसे कि एगो लकड़ी ले लेना है, लकड़ी में जो जैसे पिन होता है, तो लंबा सा कोई पिन, सुगा वगैरह ये सब कुछ भी ले करके हम उसको बांध देंगे इस तरीके से लकड़ी में। ये लकड़ी है और ये लोहा का कुछ है जिसको हम बांध दिए, इसमें बांध दिए। उसके बाद नीचे से मोमबत्ती को जला देना है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें यहाँ मोम सटा देना है, यहाँ मोम सटा देना है, यहाँ मोम सटा देना है। अब देखिएगा थोड़ा देर करते करते इधर से मोम सब पिघलना शुरू होने लगेगा। देखिएगा पहले यहाँ का पिघलेगा, फिर यहाँ का पिघलेगा, फिर यहाँ का, आके सीधा पहले यहाँ का पिघलेगा, नहीं ना, इधर से पिघलते हुए जाएगा। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि धातु से ऊष्मा क्या करता है? चलता है, सुचालक होता है धातु ऊष्मा का। अब है नोट। तो नोट में क्या कहता है यहाँ पर कि सिल्वर एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। देखिए इसको एकदम में रट जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन से लेके और आपके 10th में कई बार पूछा गया है ना, कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है? सिल्वर को, कॉपर को क्या कहा जाता है? अब एक एक रहेगा कौन ऑप्शन में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लीड तथा मरकरी ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। लेड और मरकरी ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी लेड माने शीशा और मरकरी बोलते हैं पारा को। किसको बोलते हैं? पारा को, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसका छठा है कि धातुएं कठोर सतह से टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं कठोर सतह से टकरा क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी थरिया पिटवाते। थरिया पिटाया था, याद है? हैं? अरे थरिया नरेंद्र मोदी कहे थे कि शाम को निकल के थरिया बजाना है, ये हैं बजाना है। तो थरिया पिटवाए थे कि नहीं? तो धातुओं से क्या निकलते हैं? टकराने पर ध्वनि निकलती है। लोहा से लोहा पर जब पीटा जाता है तो टन का आवाज़ निकलता है कि नहीं निकलता है? तो धातुओं से ध्वनि भी निकलती है। तो ये सब धातुओं के गुण हैं, ये सब धातुओं के गुण हैं। नोट में दिया गया है कि जो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, सोनेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेरस, ठीक है। यानी जो आवाज़ निकालता है, जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है। आवाज़ उत्पन्न नहीं होती रहती तो स्कूल में हम लोग टुन 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 करके छुट्टी कैसे होता है कि नहीं है? तो वो सब आवाज़ मेटल जो है अपने आप में एक दूसरे से टकरा कर क्या निकालते हैं? ध्वनि निकालते हैं। चलिए अब यही सोनेरस समझ में आया है। ऐसे धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है, ठीक है, जो धातुएं ध्वनि निकालती हैं उनको। अब यहाँ नोट में कह रहा है कि घर तक आने वाली बिजली के तार के ऊपर की परत पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। PVC हाइड्रोजन H2 से बनने वाला नहीं पढ़ाए थे? तो किससे किससे बनता है? H2 से पढ़ाए थे, NaOH से पढ़ाए थे, क्लोरीन से पढ़ाए थे। इन चीज़ों से क्या क्या होता है? क्लोरीन से बताए थे कि साफ सफाई होता है, पानी में गंदगी वगैरह है क्या नहीं, ये सब उसी में ये बताए थे PVC। तो घर तक जो बिजली आती है ना, घर तक जो हमारी बिजली आती है, अब ये जो तार आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला तार लगा हुआ है, इस सब में ऊपर से जो ये कवर आप देख रहे हैं लगा हुआ, चाहे जो बिजली उस एथी पर जाता है, आजकल पोल पे लग रहा है, पोल पर बिजली, तो जो उसके चारों तरफ जो कवर वाला तार जो ब्लैक कलर का लगा रहता है ना, तो वो कवर किस चीज़ का लगा रहता है? PVC का। किसका? PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म होता है क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तथा रबड़ जैसी सामग्री बनाई जाती है। कैसी सामग्री बनाई जाती है? रबड़ जैसी सामग्री। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्न में से रबड़ बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा? और ऑप्शन में आपको दे दे, एक में पॉलीविनाइल, क्या दे दे? छोटा शब्द में लिखे PVC, ठीक है, फिर को दे आयरन, लोहा, चाहे हेंगा लिख दे आयरन, ठीक है। सी में आपको ऑप्शन दे दे किस चीज़ का? इसका क्या कहते हैं? कॉटन का मान लेते हैं, ठीक है।
यानी कपड़े का, सूती कपड़ा का, सूती कपड़ा से भी चीज़ें मिटाई जाती हैं। लेकिन आपको डी में ऑप्शन दे दें एक से अधिक, एक से अधिक, तो क्या ऑप्शन डालिएगा? ए, पीवीसी। यानी रबड़ बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बोलिए, पॉलीविनाइल, ठीक है, बोलिए गया। ये धातु के बारे में हम समझ बूझ रहे थे, जान रहे थे कि धातु से परिचय कर रहे थे, धातु क्या होता है, धातु का गुण क्या होता है, धातु कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कैसे जान पहचान सकते हैं, वो सब चीज़। अब समझेंगे अधातु यानी नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो ठोस चमकीले ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, माने ऐसा पदार्थ जो ना ही ठोस होता है, ठीक है, चमकीला भी नहीं होता है और ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करता है, और जो ऊष्मा का कुचालक भी होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक भी होता है, यानी जिनसे होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है, यानी नॉन मेटल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब के सब क्या हैं? अधातु हैं। ये सब के सब अधातु हैं। ना ही ऑक्सीजन को आप चमकता हुआ देखते हैं, ना ऑक्सीजन से ये क्या कहते हैं, ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, कुचालक होता है, और ना ही ध्वनि निकल सकता है ऑक्सीजन से, ना ऑक्सीजन ठोस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो गैस है। चलिए, कौतिला बड़ा मुस्कान छूट रहा है, हंसी बोल रही है आयोडीन को तो हम लोग खा जाते हैं। आयोडीन तो ही खा जाले, अरे बहुत दांत का चोक बा। चलिए, नोट में, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। अब सवाल ये परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन एकमात्र द्रव अधातु है? एकमात्र द्रव अधातु है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु होता है, ठीक है। चलिए, आगे है अधातु के गुण। जिस तरीके से हम धातु के गुण पढ़े हैं, उसी तरीके से हमें अधातु के गुणों के बारे में भी जानना और समझना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है अधातु के गुणों में, कि धातुओं में चमक नहीं होती है। वहाँ पर क्या पढ़े थे कि धातु चमकीले होते हैं, पढ़े थे ना, धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, धातु में चमक होती है। यहाँ अधातुओं में चमक नहीं होती है। यहाँ देखिए धातु रह गया है, यहाँ ये क्या हो जाएगा? तुम लोग भी नहीं ना नोट्स में लिखिए, देख लो, लिखिएगा तो सुधार लेना। अधातुओं में चमक नहीं होती है, यहाँ भी अछूटा हुआ है। अधातुएं सामान्यतः ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं सामान्यतः किन दो रूपों में पाई जाती हैं? ठोस और गैस के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती हैं, यानी इन्हें पीट के चादर हम नहीं बना सकते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इन्हें खींच के तार हम बना नहीं सकते हैं, ये तन्य भी नहीं होती हैं। जो गैस अवस्था में रहता है वो कैसे बन सकता है? हाँ, और ठोस भी होगा तो वो टूट जाएगा, उसको मारिएगा ना, ज़्यादा टाइट रहेगा हाँ, तो वो टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसीलिए। अब क्या है, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी जो अधातु होता है उससे होकर ऊष्मा भी फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी ऊष्मा यानी गर्म वो नहीं होगा। जैसे अब एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए, घर एक कुकर होगा, है कि नहीं। कुकर के देखते हैं डंठल पर करिया कलर के एकदम फाइबर का लगा रहता है। फाइबर प्लास्टिक किसी भी चीज़ का लगा देता है, इन्हीं सब चीज़ों का लगाता है जिससे ऊष्मा नहीं जाए, जो अधातु होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब उसको आप पकड़िएगा तो वहाँ से आपको गर्मी नहीं लगेगा, लगता है नहीं, लेकिन ओकरे बगल में एल्युमिनियमों में सट जाए तो कैसे मजा आई? छलका खींच ली, है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर उसके बाद है अधातु अति, है सब में अधातु यहाँ छूटा हुआ है, ये लिखते वक्त सब छूटा हुआ है ये सब, कि अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। अधातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है, यानी हल्का गर्मी पर भी वो गलना शुरू हो जाता है उनका। यही गलनांक क्या होता है? जिस ऊष्मा पर कोई वस्तु गलना शुरू हो जाए, है ना, उसी को गलनांक कहते हैं। अभी समझिए, अब आगे नोट में कहता है कि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। मरकरी एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। यानी मरकरी अगर इस रूम में रहे तो वो द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है।
आगे कहता है दूसरा नंबर उसका है कि एकमात्र अधातु आयोडीन चमकीला होता है। नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2, अधातुओं में हम पढ़े हैं कि अधातुएं चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन तो अधातु होता है, तो फिर काहे चमकता है ना, है कि नहीं है। तो एकमात्र अधातुओं में आयोडीन ऐसा है जिसमें क्या होता है, चमक होता है। तो आपसे पूछा जब जाएगा कि बताइए कि चमकीले निम्न में से कौन सा चमकीला अधातु है, या निम्न में से कौन ऐसा धातु है जो जिसमें चमक होती है, ठीक है। तो बता, या ये भी पूछ सकता है निम्न में से आयोडीन के बारे में कौन सा गुण सत्य है, ठीक है, तब भी वो आप लिख सकते हैं वहाँ पर जो जो ऑप्शन देगा उसके अनुसार। तो यहाँ पर है चमकीला होता है अधातु, ठीक है। अब तीसरा नंबर आपका है। तीसरा नंबर में क्या कहता है कि कार्बन एक ऐसा अधातु है जिसका एक अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है ना। मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी अधातुओं से होकर विद्युत नहीं प्रवाहित हो सकती है, नहीं जा सकती है कि नहीं। लेकिन फिर यहाँ कह रहा है कि कार्बन एक ऐसा अधातु है जिसका अपरूप, कार्बन का अपरूप यानी कार्बन का ही दूसरा रूप है ना, उसका जो दूसरा रूप है वह रूप ग्रेफाइट के रूप में पेंसिल में लगा हुआ नहीं रहता करिया का ग्रेफाइट, उससे होकर बिजली प्रवाहित हो जाती है, फ्लो कर जाती है। उसको सटाइएगा ना तो इधर अगर करंट लगाइएगा तो यार आपको मार देगा चट से झमसिन, है ना। तो उससे होकर बिजली प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी उससे होकर बिजली प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, धातु होता है कि अधातु? अधातु होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, अधातु, क्योंकि अधातु का ही दूसरा रूप है, कार्बन का ही दूसरा रूप है, ठीक है। कहता है कुछ धातुएं क्षारीय एवं मुलायम होती हैं, जैसे लिथियम, जैसे लिथियम क्षारीय भी होता है और क्या होता है, मुलायम भी होता है। सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है। सोडियम एक ऐसा धातु है, ठीक है, जिसे हम काट सकते हैं चाकू से। किस चीज़ से काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। तो पूछता है परीक्षा में कि वो कौन सा अधातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो कौन सा धातु है, सोडियम है, ध्यान में रखिएगा। अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील अम्ल हैं, अम्ल बनाते हैं। मतलब कि अधिकांश जो भी अधातु के ऑक्साइड होंगे जब वो जल में घुलेंगे तो क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। जैसे अधातु का ऑक्साइड में है CO2, कार्बन है अधातु, इसके साथ ऑक्सीजन है। जब इसको जल से मिलाइएगा जल के साथ तो ये क्या बना देगा आपको, ये बना देगा अम्ल, ठीक है। आगे आइए, अब पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वहाँ पर पढ़े हैं हम लोग धातुओं के गुण में, तो वो धातुओं का भौतिक गुण था कि कैसा दिखता है, उसके साथ क्या किया जा सकता है ना, वो उससे क्या होता है, कुछ उसमें क्वालिटी और क्या क्या होती है। यहाँ पढ़ना है कि धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है, अगर किसी के साथ उसका अभिक्रिया कराया जाए तो क्या नया चीज़ बनाएगा, कैसा कैसा वो रूप दिखाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ समझना है। कहता है कि धातुएं ऑक्सीजन के संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी धातुओं के साथ जो रासायनिक गुणधर्म धातुओं का जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला है कि धातु को जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो धातु कैसा बनाएगा, क्षारीय बनाएगा, और उसका ऑक्साइड बनेगा। किसका बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा जो क्षारीय होगा। जैसे सोडियम है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं, ये है धातु, ये क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, मेटल है, ठीक है। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। तो धातु और ऑक्सीजन मिल करके धातु का क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, देख रहे हैं, मोनोऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो सोडियम मोनोऑक्साइड, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो धातुओं का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब अम्लीय और क्षारीय तो आपको नहीं समझाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए, कुछ धातुओं, नोट में बताया गया है कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय एवं अम्लीय दोनों प्रकार के होते हैं, यानी उनमें क्षारीयता का भी गुण होता है और उनमें अम्लीयता का भी गुण होता है। तो उनमें क्षारीयता और अम्लीयता के गुण के लिए कह रहा है कि ऐसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विधर्मी। वो एगो धर्म का पालन नहीं करता है, वो दो गो धर्म के पालन
कर रहा है, यानी वो क्षारीय धर्म का भी पालन कर रहा है और अम्लीय धर्म का भी पालन कर रहा है। तो जिसमें दोनों गुण हो वो क्या हो जाएंगे, द्विधर्मी ऑक्साइड हो जाएंगे, यानी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये अम्ल एवं भस्म से अभिक्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और भस्म से भी अभिक्रिया करेंगे। तो अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या दिया गया है, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड आदि आदि। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। ये सब का सब इसके अंदर कौन सा गुण है बताइए, अम्लीयता का भी और क्षारीयता का भी। तो ये कैसे ऑक्साइड हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है, द्विधर्मी ऑक्साइड है। अंग्रेजी में क्या नाम था इसका, एम्फोटेरिक। ठीक है, वो सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंग्रेजी कभी कभी अंग्रेजी लिख देता है हिंदी में, तब उस समय अगर नहीं जाने रहिएगा तो परेशान हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण करती है। एल्यूमिनियम किससे संयोग करता है, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से संयोग करता है और ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और उसका कैसा परत बनाता है, पतला परत बना देता है, जो एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाती है। यानी एल्यूमिनियम जो है, वह एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम का क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और वो ये एल्यूमिनियम का जो पतला ऑक्साइड जो परत बनेगा, वह एल्यूमिनियम को खराब होने से क्या करता है, बचाता है, संक्षारित होने से बचाता है। अब इस परत को और मोटा करके एल्यूमिनियम को और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। यानी जिस चीज़ से हम बच रहे हैं, अभी ठंडा का समय है, एगो कपड़ा पहनते हैं तो तनिका सा ठंडा कम लगता है, 2 गो पहनेंगे तो औरों कम लगेगा, 3 गो 4 गो 5 गो पहन ले, कमर धले देह पर आ जाए उजाई ओढ़ के बैठ जाए तो गर्मी फेंक देगा कि नहीं है, यानी सुरक्षा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसके ऑक्साइड को, अगर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के ऊपर मोटा कर दिया जाए तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, बच जाएगा, एल्यूमिनियम बच जाएगा, यानी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, हम आपको उसी दिन एनोड और कैथोड दोनों पढ़ाए थे, है ना। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पर और कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है, पढ़ाया गया था। अब देखिए एनोडीकरण क्या है, कह रहा है कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनोडीकरण कहा जाता है। यानी जो काम अभी आपको करने का बताया जा रहा था कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड अगर मोटा कर दिया जाए तो एल्युमिनियम बच जाएगा, है कि नहीं, उसका ऊपर का परत में। जैसे जितना ज़्यादा पेंट अगर लोहा पर होगा, लोहा उतने ज़्यादा सुरक्षित होगा। उसी तरह एल्युमिनियम के ऊपर जितना ज़्यादा एल्युमिनियम का ऑक्साइड चढ़ेगा उतना ज़्यादा एल्युमिनियम क्या होगा, सुरक्षित होगा, बचेगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर उस ऑक्साइड के परत के जमाने की ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनोडीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। जैसे उस दिन विद्युत अपघटन कराने के लिए एक प्रक्रिया आपको हम बताए थे कि क्या करना है, ऐसा एक बकेट बाल्टी या फिर एक बीकर ले लेना है, इसके अंदर एक ऐसा धातु लेना है जिससे होकर इलेक्ट्रिक फ्लो ना करे, इसके अंदर 2 डंटे लगा देने हैं, ठीक है, 2 डंटे लगा देने हैं, 2 पिन लगा देनी है। तो पिन लोहा का नहीं लगाकर हम एल्यूमिनियम का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, एल्यूमिनियम का लगाएंगे। और इसके अंदर बैटरी से हम क्या करेंगे, बैटरी से धारा प्रवाहित कर देंगे। और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जब बिजली इसमें क्या रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल रखेंगे, हमको मालूम है ना कि हम लोग को कि अम्ल के अंदर से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, पढ़े थे कि नहीं, H+ सांद्रता, H+ की सांद्रता ज़्यादा होती है इसीलिए, ठीक है। तो जब विद्युत अपघटन कराइएगा तो कहता है कि एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। यानी अगर ये एनोड का परत है, यानी पॉजिटिव परत है, पॉजिटिव वाला है, तो इस पर क्या होगा,
कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर, जब ऑक्सीजन बनेगा तो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके अपने ऊपर मोटा परत बना लेगा। जब मोटा परत इसके ऊपर बनेगा तो वही ना एनोडीकरण हम क्या कर रहे हैं? एनोडीकरण कर रहे हैं उसका, यानी उसके ऊपर मोटा परत जमाने का काम कर रहे हैं। तो वही कहता है कि इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम को आकर्षक वस्तु बनाया जा सकता है, यानी उसी ऑक्साइड को रंग देता है और एल्यूमिनियम का सुंदर सुंदर रंगीन रंगीन सामान बन जाता है। तो इस पूरा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कथी कहा जाता है? शाबाश, एनोडीकरण। अब कॉपर की ऑक्साइड काले रंग की होती है। कॉपर की ऑक्साइड किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। ये पूछा हुआ सवाल है, ये आपका कैसा सवाल है? पूछा गया है। पीछे का जब देखिएगा केमिस्ट्री में, आप इस चैप्टर में ही तो वहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर है दूसरा नंबर, नोट का वो पहला था, अब ये दूसरा समझिए। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 तथा धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जब धातुओं का जल के साथ H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? वो H2 गैस रिलीज करेगा या फिर धातु का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जो ये ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, जल से रिएक्शन करके, वही ऑक्साइड जल में फिर घोर दिया जाए तो क्या बना देता है? हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। जैसे धातु है, जल से अभिक्रिया कराए, क्या मिला? धातु का ऑक्साइड मिला और क्या मिला? H2 मिला, ठीक है, जैसा कि यहाँ हम समझे हैं। उसके बाद इसी धातु के ऑक्साइड को लिए और पुनः हम जल से क्या करा दिए? अभिक्रिया करा दिए। तो ये क्या बना दिया? धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? धातु का। हाँ बोलिए। पंखा का स्विच का ऑन कर दो। इसमें तो बल्ब जल जाएगा, इसमें तो बल्ब जलता है। ओ मिलवा लीजिए फटाक से। अब कोई नहीं समझ चाहिए? अब नहीं समझ चाहिए कोई? चलिए, परेशानी के लिए खेद है, बीच में ही काम आ जाता है। तो आप लोग भी अपना पढ़ाई बनाते रहिए। इतना देर धातु याद किए कि नहीं है? कर लीजिए। वहीं पर बैठे बैठे जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से बोलना शुरू करिए। अगल बगल के दो आदमी आके डांटा नहीं तो पढ़े कैसा? दो आदमी के अशांति भंग कर देना है। क्या करना है? शांति भंग कर देना है, अशांति भंग नहीं करना है। शांति भंग कर दीजिएगा, जहाँ बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के पढ़िएगा। आपने कहेगा बड़ा पढ़ाकू लड़का है कि नहीं? खाली सुनाना नहीं है, पढ़ना भी है, ठीक है। ऑनलाइन वाला कुकड़ा बोल नहीं रहा है, बोलो ठीक है ना। बोलना है वहीं से। चलिए, अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यहाँ पर कि इसी धातु के ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? धातु का हाइड्रोक्साइड। पढ़े हम लोग, धातु का हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्लियर? तो ये दूसरा रासायनिक गुण है उसका। एग्जाम्पल में दिया गया है कि ये पोटेशियम है। क्या है? अब के देख के कैल्शियम नहीं याद कर लेना है। कैल्शियम का Ca होता है, आप लोग को रटवाया जा चुका है, ठीक है। और 20 तक नहीं रटवाए हैं, उसके बाद का जितना इम्पोर्टेंट है सब लिखवा के रटवाए हैं। तो यहाँ पर क्या है? इसको कहते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम है, जल से अभिक्रिया क्या? किस चीज़ से? तो क्या बनाया? ये क्या बनाया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या? H2। क्लियर है? अब पोटेशियम एवं सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पोटेशियम चाहे सोडियम धातु जो है वह ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा या गर्म? ठंडे जल से। सोडियम का ले लीजिएगा। सोडियम को हाथ में अगर एक मुट्ठी सोडियम आपको दे दिया जाए और ले जाके आप फेंकिएगा एथी में, अगर तालाब में पानी में, तो ब्लास्ट करता है वो सोडियम को ले लीजिएगा, सोडियम का ढेला, आप पानी में ऐसे फेंकिएगा ना ढेला जैसन, तो ब्लास्ट करता है वो में जाके, तुरंत ब्लास्ट करता है, पूरा पानी छीट देगा टाँच नहीं से। इतना भयंकर होता है।
हाँ, वो फिल्म में सोडियम फेंक देता है, भड़ाम से कर देता है, उससे आग नहीं निकलता है, लेकिन वहाँ पे कैसे करता है, ब्लास्ट करता है एकदम पानी में, रिएक्शन बहुत तेज़ी से कर जाता है ठंडा पानी में। तो मैं क्या कह रहा था कि सोडियम और पोटेशियम ठंडा पानी में जल्दी रिएक्शन करता है। अभी देखिए यहाँ पर नोट के पहला में कि कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन के बुलबुले मुक्त करता है, जो कैल्शियम की सतह पर चिपक जाती है, फलतः कैल्शियम तैरने लगता है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि कैल्शियम को जल में डालने पर कैल्शियम क्यों तैरने लगता है? सवाल हो सकता है कि नहीं, क्योंकि कैल्शियम को पानी में डालने पर कैल्शियम क्यों तैरने लगता है? तो उसका उत्तर है, और ये समझ भी जाना है कि कैल्शियम को जब जल में डालिएगा तो ये जल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा, उसके बाद इसके ऊपर हाइड्रोजन के बुलबुले मुक्त होने लगेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बुलबुले जब मुक्त होने लगेंगे तो कहीं जाते नहीं हैं, कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं, कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं, और चिपकने की वजह से ये क्या हो जाता है, तैरने लगता है। अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। अब मैग्नीशियम जो है वह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, पानी को गर्म कर दीजिए तो अभिक्रिया करेगा। इसका मतलब यहाँ सोचने वाली छोटी सी बात यह है कि अभिक्रिया को, मैग्नीशियम को अभिक्रिया करने के लिए हीट भी चाहिए। क्या चाहिए? तबे ना गर्म पानी के साथ करेगा, ना तो ठंडा के पानी के भी साथ कर सकता था, हीट अगर नहीं चाहिए तो। तीसरा है कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक आदि धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। आप देखिए, न ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करेगा और न गर्म जल के साथ, ये करेगा भाप से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? वाष्प से अभिक्रिया। भात डबका ले, सब्जी डबका ले तो कैसे भाप निकलता है? हाँ, तो उस भाप से अभिक्रिया कर लेगा। कौन कौन? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, समझ में आ रहा है सब चीज़ें? हाँ, तो समझते जाइएगा इसी तरीके से। अब है धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। इसको तो पढ़ने का खास ज़रूरत है भी नहीं, इसलिए कि बहुत बार पढ़ चुके हैं आप कि धातुएं जो हैं वह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया लवण और हाइड्रोजन, Na2HCl और NaCl और H2 रिलीज करेगा। यहाँ पर ये है मैग्नीशियम, ये है हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रेट है। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट नीचे दिया गया है, वो दोनों क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम के साथ जब ये नाइट्रेट अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन क्या किया? रिलीज किया। तो देख रहे हैं कि नहीं, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या लवण और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। काहे मुस्कुरा रही है? एकरा में हंसी का फुहारा लग गया है, हंसी का फुहारा घुस गया है। चलो, अब है एक्वा रेजिया। क्या है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया अम्लराज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा, खट्टो चीज के राजा बा। आदमी के तो राजा अलग है, खट्टा चीज का भी राजा है। तो अम्लराज है, इसको कहते हैं एक्वा रेजिया। परीक्षा में भी पूछा हुआ सवाल है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, क्या किया गया है? इसको पूछा गया है, एक्वा रेजिया। कहीं नहीं पूछता है कि अम्लराज, पूछता है एक्वा रेजिया। समझ में आया बात? पूछेगा जो न्यून में से एक्वा रेजिया कौन है, तो अम्लराज दे देगा, और कुछ देगा, और कुछ देगा, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा क्या होगा। अब पढ़िए इसके बारे में। कहता है कि यह रॉयल जल का लैटिन नाम होता है। किसका नाम होता है? रॉयल जल। जो पानियों में रॉयल है, पानियों में रॉयल है, एकदम मतलब ज़बरदस्त इसका स्वैग है। ठीक है, कहता है 3:3:1 के अनुपात में सांद्र HCl एवं हाइड्रोजन नाइट्रेट का मिश्रण होता है। यह क्या? एक्वा रेजिया। पूछेगा एक्वा रेजिया क्या होता है, तो 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl
और HNO3 का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन नाइट्रेट। किसका? हाइड्रोजन नाइट्रेट। HCl और हाइड्रोजन नाइट्रेट का 3:1 का मिश्रण होता है। माने यह 3 गो तई एगो। ठीक है, इसका मिश्रण क्या होता है? एक्वा रेजिया होता है, यानी अम्ल राज होता है। तीसरा है यह एक प्रबल संक्षारक होता है। क्या होता है? प्रबल संक्षारक होता है। संक्षारक यानी चीज़ों को खराब करने में ही माहिर होता है। सामान को खराब करने में इसका लत लगा हुआ है एक्वा रेजिया को, है ना, अम्लराज है, सामान को बहुत खराब करता है। आगे यह अभिकर्मक का कार्य करता है, यानी जिस समय रस अभिक्रिया होता रहता है तो उस अभिक्रिया को कराने में जो मदद करता है, तो अभिकर्मक का भी काम करता है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने का समर्थक होता है, माने यह सोना को भी गला देता है। प्लेटिनम जैसा धातु को भी, कठोर धातु को भी क्या करता है? यह गला देता है। इतना इसके अंदर पावर होता है। नहीं पढ़े हैं कि प्रबल संक्षारक है। क्या है? प्रबल संक्षारक है। एकरा खराब करे में बड़ा मजा आता है। किसको? एक्वा रेजिया को। और शुरू में हम पढ़े थे एक्वा रेजिया, हमको लगा कोनो लड़की का नाम होगा एक्वा रेजिया। एक्वा नहीं लग रहा है जैसे एक्वा रेजिया किसी लड़की का नाम हो, कोनो रानी महारानी के नाम रहल है ना, इसीलिए हम अम्लराज है। हो सकता है कोनो साचो रानी के नाम रहल है कि नहीं है, पता किया जाएगा इसके बारे में। चौथा कहता है कि क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। देखिए कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो ताकतवर धातु होता है वो कमजोर धातु को हटा देता है। पढ़े कि नहीं पढ़े विस्थापन अभिक्रिया में? तो वही बात कह रहा है कि जब जिंक धातु के टुकड़े को तथा लोहे के टुकड़े को, यानी जिंक का टुकड़ा ले लें और लोहा का टुकड़ा ले लें और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है, CuSO4 के विलयन में, तो कहता है धीरे धीरे कॉपर सल्फेट से नीला रंग गायब हो जाता है और कॉपर का लाल रंग डाले गए टुकड़े पर जम जाता है। इसका नीला गायब होगा और कैसा चढ़ जाएगा रंग? लाल रंग चढ़ जाएगा कॉपर का। ठीक है, तो जिंक हो चाहे लोहा हो, जब डालिएगा कॉपर सल्फेट के विलयन में तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। अब जैसे ही अब कॉपर को धीरे धीरे हटाएगा और वहाँ पर आयरन या जिंक बैठ जाएगा जा करके, और जब बैठेगा तो इसका नीला कलर धीरे धीरे किस कलर में परिवर्तित होगा? लाल कलर में बदल जाएगा। ये चौथा उसका रासायनिक गुण था। देखिए जिंक है, कॉपर सल्फेट है जिंक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। अब जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट बना दिया और यहाँ क्या बना दिया? कॉपर। ठीक है, यहाँ पर है फेरस, लोहा है, आयरन है, और यहाँ कॉपर सल्फेट है। ये फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को हटा दिया। अभी बताइए इसका कलर कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट का। इसका कलर अभी CuSO4 का कलर कॉपर सल्फेट का कैसा होगा? अभी लोहा में आके जुड़ा, धीरे धीरे इसका रंग कैसा हो जाएगा? समझ में आ गया बात आपको? नीला से लाल। चलिए रुक रे, एक के बार भाग गया है। हाँ, अब आइए यहाँ पर कहता है कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु का रासायनिक गुणधर्म। जैसे धातुओं का पढ़े हैं वैसे अधातुओं का भी रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहला कह रहा है कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यानी जो अधातुएं होती हैं वो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधातु किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन एक अधातु है, अभी पढ़ा चुके हैं, और कार्बन अधातु है, यह करेगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और बनाएगा अम्लीय ऑक्साइड। CO2 का कैसा प्रकृति होता है? अम्लीय होता है, पढ़ाया गया है। ये कैसा बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, और वही ऑक्साइड फिर पानी में घुलाया जाएगा। देखिए ऑक्साइड को पानी में घुलाया जा रहा है, और पानी में घुलाया जाएगा तो वो क्या बनाएगा? कार्बोनिल अम्ल बना दिया। क्या बनाया? अम्ल
बनाता है, तो कार्बोनिल अम्ल बना दिया। पूछा जाएगा कार्बोनिल अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2CO3, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके यहाँ पर बन गया है। क्लियर। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का, अभी देखिए अब दूसरा नंबर इसी का, रासायनिक गुणधर्म का कितना नंबर, दूसरा नंबर। जरा ये वाला नोट्स निकालिएगा, ये इसके ऊपर ही पेज रह गया है, व्यवस्थित करने के समय ये वाला पेज इसी के ऊपर, नोट्स जरा निकालिएगा, इसके बाद वाले पे नहीं ना, हाँ इसके बाद, इसको यहाँ होना चाहिए तो यहाँ है, और यहीं पर ही व्यवस्थित करने के समय में रह गया है। ठीक है, तो इसको मैनेज करिएगा जरा, उसको देखिए। यहाँ दूसरा नंबर कहता है कि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तीसरा कहता है कि अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातु ना जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्या पढ़िएगा, चौथा नंबर पढ़िए तो। धातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन का निर्माण करती है। किसका निर्माण, हाइड्रोजन सल्फाइड का। लाओ उतर दो तो हमको, नोट्स लाइए तो। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड का, किसका, हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के जो भी हो सल्फर के साथ करेगा तो सल्फाइड करेगा, वैसे ही हाइड्राइड का निर्माण करेगा। जैसे हाइड्रोजन जो है वह सल्फर से, किससे, हाइड्रोजन जो है वह सल्फर से अभिक्रिया करके H2S बनाएगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा क्या इसमें, कि हाइड्रोजन जो है वह जब अधातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। अभी कोई डाउट है यहाँ पर, सब चीज़ सही से समझ में आ रहा है ना। हाँ, कहीं भी कोई समस्या कुछ पूछना हो रह गया हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए कौन धातु कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, माने जल्दी कौन, और जैसे सोडियम का पढ़े कि नहीं, कि सोडियम और पोटेशियम ठंडा पानी में डालिएगा तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो कौन ऐसा धातु है जो ठंडा उसको फिर पानी में डालिएगा, धीरे धीरे थोड़ा देर बाद में ब्लास्ट करेगा। हो सकता है पानी के साथ वो अभिक्रिया करके कुछ और बना ले, है कि नहीं है। यानी जो बहुत तेजी में अपना रिएक्शन दिखाता है, कोई उससे भी कम दिखाएगा, कोई उससे कम, कोई और धीरे धीरे, है कि नहीं है। ऐसा करते जैसे उजला वाला फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस है ना, वो नॉर्मल वायु में उसको आग पकड़ लेता है। श्वेत फास्फोरस में इतना ज़्यादा वो हीट होता है। सलाही बनाने के लिए क्या क्या किया गया था, कार्ल लुंडस्टाइन नाम करके व्यक्ति थे माचिस बनाने वाले, जो फाइनली माचिस बनाए हुए थे, है ना। उससे पहले शुरू में क्या हुआ, शुरू में बहुत लोग, रॉबर्ट बॉयल ये सब लोग भी प्रयास किया। वो लोग उजला वाला फास्फोरस से प्रयास करता था, तो उजला वाला फास्फोरस से माचिस तो बना लिया, लेकिन बनाने के बाद क्या हुआ, वो तुरंत आग पकड़ लेता था। तो वो आदमी के लिए, इंसान के लिए बड़ा घातक था। आप पकीटे में रखिएगा, आग पकड़ लेगा चट से सलाही। अब पाकिट धनक गया, पाकिट धन के कि आप धन के कैसे पता चलेगा, धनक जाने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं, लग जाएगा आग चट से। तो लाल फास्फोरस का जब आविष्कार हो गया, उसके बाद में कार्ल लुंडस्टाइन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने माचिस का 1845 में क्या कर दिया, निर्माण कर दिया माचिस का, लाल फास्फोरस उस पर लगा होगा के। ठीक है, तो वो सब था, उसमें और भी चीज़ें हैं। और आपको यदि माचिस का आविष्कार जानना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाइए वहाँ पर देखिए, आपको माचिस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी, कब कैसे किसने क्यों कहाँ से बनाया। चलिए अब है कि सक्रियता श्रेणी। यहाँ पर तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें माचिस की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, क्या क्रम, घटते हुए, आरोही मतलब बढ़ते हुए। तो अवरोही क्रम में यानी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से अगर सरिया दिया जाए धातुओं का नाम तो उसको कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर देखिए धातुओं के नाम हैं और क्रियाशीलता है। तो पोटेशियम सबसे ऊपर है, सोडियम देख रहे हैं, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है कि नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको दी गई हैं। अब परीक्षा में 5 गो धातु के नाम दे देगा, 4 गो धातु के नाम दे देगा, पूछेगा ऑप्शन में देख के कि बताइए कि कौन सही रूप से व्यवस्थित है। ठीक है, सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के अनुसार
कौन सही रूप से व्यवस्थित है ये बताना है आपको, ठीक है। तो पंखा चल गया चलिए, तो वह हम अब अभी क्या पढ़े हैं, पोटेशियम पढ़े हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है। पढ़िए था तनी इसको याद करिए था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, वहीं आयरन कहा जाता है उसको, हाँ, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, पारद, सिल्वर, इसको Hg जो है ना, इसको मरकरी भी कहा जाता है और पारद भी कहा जाता है, पारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिल्वर, गोल्ड। इतना कम से कम आपको याद रखना है, यही परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धातु का नाम है, ठीक है, कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर ये मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, और फिर हाइड्रोजन और कॉपर है, फिर मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। इस तरीके से इसको याद कर लेना बड़ा ज़रूरी है ना। परीक्षा में सब पूछता है कि सीरीज किसका सही है, ठीक है। अब है धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। अभी धातु अलग पढ़े, अधातु अलग पढ़े, धातुओं का गुण सब चीज़ पढ़े हम लोग, पूरा धातु अधातु समझे। अब ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा, इसको समझते हैं। तो कहता है कि धातु तथा अधातु परस्पर संयोग करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, यानी जिनके ऊपर आयन, मतलब जो आयनित होता है, जिनके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज बन जाता है, समझ में आया बात, ऐसे यौगिक बनाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि धातुएं तथा अधातुएं परस्पर संयोग करके सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। सहसंयोजक बंधन मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 रुपया है, हमारे पास 2 रुपया है, ठीक है। हम दोनों आदमी गए बाजार में गए, तो आप कहेंगे रे हमारे पास अभी 3 गो रुपया बा, 2,000 रुपया का सामान न बदले एगो, है ना। तो तोरा भाई हमारा पास भी क्या हो गया, 2 रुपया, 3 रुपया अब मेरे पास में जाएगा। तो हम तो कितना रुपया रखे थे, 2 रुपये रखे थे, आपके पास 3 रुपया था, तो अब मेरे पास 3 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं है। आपके पास 3 रुपया है, मतलब 2 रुपया, वो 1 रुपया कभी आपके पास, कभी मेरे पास, कभी आपके पास, कभी मेरे पास, यानी अब क्षमता हो जाती है बदलने की। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो आपसे हम ले लिए और फिर हमसे भी आप ले लेंगे। तो इस तरीके से जो सहसंयोजन बनता है, एक दूसरे के मेल मिलाप से जो बनता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंधन बनता है, ठीक है। अब धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं जो हैं वह परस्पर एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। अभी धातुओं का आपस में समझ गए। अब वहाँ पर आयनिक चीज़ों पर आयन जो होते हैं उसको समझने के लिए यह नियम समझना बड़ा जरूरी है। ऑक्टेट रूल, क्या नाम है इसका, ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक नियम। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपसे परीक्षा में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अष्टक नियम क्या होता है, उदाहरण से समझाइए, ये सब सवाल भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। यानी कोई भी परमाणु है तो उसमें उसकी परमाणु संख्या होती है, जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर होंगे उतनी ही उस तत्व की परमाणु संख्या होगी, और जो परमाणु संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वहीं लास्ट कक्षा में जो सबसे अंतिम घर में, अंतिम कोठा में, राउंड में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अष्टक नियम कहा जाता है कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इसी अष्टक को प्राप्त करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करते हैं या उन्हें ग्रहण करते हैं। कोई भी परमाणु किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी साझा करता है, एक दूसरे का लेन देन करता है। किस लिए, ताकि उसके बाहरी कक्षा में ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी अष्टक पूरा हो जाए, ठीक है। यानी लेन देन इसीलिए होता है, नहीं तो लेन देन नहीं होता। कोई भी हर चीज़ चाहता है कि हमारे जीवन में स्थिरता आ जाए, हम अब अस्थिर हो जाएं, आसानी से हमारा जीवन चले। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, आइडियल गैसें। कितनी गैसें,
आइडियल गैसें, इसकी संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। पूछा जाएगा कि बताइए कि आइडियल गैस यानी उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में 3, 5, 6, 8 देगा तो क्या लगा कहिएगा? 6 लगाइएगा। ये भी पूछेगा कि उत्कृष्ट गैस क्या होता है, उनके नाम लिखें उन गैसों के, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या है? वैसे गैस या तत्व जिन्हें अष्टक प्राप्त कर लिया होता है। अब जब ओकरा आखिरी कोठा में 8 गो रहेगा तो काहे ले जाएगा रिएक्शन करने किसी से लेने देने, समझ में आ रहा है बात? तो जो जिसके आखिरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाता है उसे किस प्रकार का गैस कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। यानी वो रिएक्शन अब नहीं करने वाला है। तो वो कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। पढ़िए उसको। हीलियम, नियॉन, आयरन, आर्गन, हाँ हाँ, जेनन और रेडॉन। ठीक है, तो ये 6 होते हैं। कल ये सब सुनेंगे क्लास में हम, यहाँ पर कल ये सब सुनेंगे। धातुओं के विशेषता भी सुनेंगे, धातु क्या होता है, धातु में अंतर क्या होता है, ये सब चीज़ कल सुनेंगे। हो सकता है लिखवाएं भी, तो इसके लिए तैयारी अच्छा से करके कल आना है। यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड जो नमक हम लोग खाते हैं, याद करिए जब आप 9th में थे, जिस समय आप 9th में थे उस समय आपको ये चीज़ हम ऑलरेडी खूब बढ़िया से इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है किस पर, है ना, पूरा विन्यास कर कर के समझाए थे। याद है? बनवाए भी थे बहुत सारा। तो कहता है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। नहीं 11। शाबाश। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो देखिए उसका जब बनाइएगा तो पहिलका कक्षा में 2 होता है, दूसरिका कक्षा में 8, तो 2, 8, 10 और तीसरिका में 1 रह जाता है। तो 1 अधिक होता है उसके पास। क्या होता है? आखिरी कक्षा में 1 अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है। कहता है अतः इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 का त्याग करना होता है। क्या करना होता है? 1 का 1 छोड़ देना रहता है कि 1 ज़्यादा है, कोनो के दियो देम तो हमर, है ना, दानी आदमी भाई, दानी ठहरा। क्या ठहरा? दानी ठहरा। सोडियम क्या ठहरा? दानी है। 1 देगा, इसको मन है। 2 मांगिएगा तो नहीं देगा, 1 देगा। इतने दानी है कि 1 दे। इसके विपरीत क्लोरीन बेचारा के पास में क्या है? उसके बाह्यतम कक्षा में 1 का जरूरी रहता है। उसको कितना का जरूरी रहता है? 1 का। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। कितना होता है? तो 2, 8, अगला में फिर 8 पूरा करेगा तो 18 होगा। तो इसके पास 17 ही ना है, लास्ट में 7 गो रह जाता है। कितना रहता है? तो इसको 1 मिल जाएगा तो ये कै गो हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा। इसके भी आखिरी में फिर 8 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको चाहिए आखिरी में 8, तो ये 1 देगा, ये 1 ले लेगा। समझे बात? तो दोनों लेने और देने का जो ये काम करता है ना, तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः सोडियम और क्लोरीन दोनों परस्पर एक दूसरे से संयोग करके मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बंध जाते हैं। मजबूती से ये एक दूसरे से बन जाता है, चूँकि लेन देन तगड़ा हो जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है आप नहीं लिख पाइएगा, आराम से लिख दीजिएगा। देखिए, अरे ज़रूरी नहीं है कि जैसे लाइन लाइन से हम लिखें वैसे लाइन लाइन से आप भी लिखें, अपनी भाषा में चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखिए उसी चीज़ को यहाँ हम बना देंगे। ये क्या कह रहा है? विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक ई विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 1। तो सोडियम क्या किए? 2, 8 और 1 ठो ई देगा तो जो दानी होता है ना उसका क्रेडिट बन जाता है। क्या बन जाता है? अरे भाई वो दिया है ना, तो उस पर प्लस चार्ज बनता है। बताए हैं पिछले ही 9वां में जब पढ़ रहे थे, तो देगा तो प्लस चार्ज बन जाएगा। ये नहीं कि घट गया तो माइनस लगा देंगे, ना ना, वो दिया है, दानी आदमी है, उसका क्या है? पॉजिटिव, उसका क्रेडिट बन गया आपके पास। जब जब जाएगा तो कुर्सी छोड़ के उठ जाइएगा, है कि नहीं है? माइनस में रही, कर्जे में रही तो छोड़ के उठिएगा, नहीं उठिएगा। कर्जा दिले बनी तो आवा बैठा, पैसा द, जा बैठा तो पैसा द, पहले कर्जा दिए था, है कि नहीं? लेकिन ये क्या है? दानी है, प्लस में रहेगा, दिया है तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एगो इसका गया।
क्लोरीन को एगो चाहिए तो ये एगो लिया तो ये कितना में चल गया, माइनस में चल गया। ये लिया तो एक माइनस में चल गया क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या होता है, 2, 8 और 7 होता है। तो इसको जब एगो मिल जाता है तो ये कै गो हो गया, 8 गो हो गया। और जब इसको एगो चल जाएगा तो ये कै गो हो गया लास्ट में, 8 गो। अब देखिए दोनों के, इस दोनों के अंतिम वाला कक्षा में कै गो हो गया, 8 गो हो गया, 8 गो। इसी को यहाँ पर ऐसे बना दिया गया, सोडियम बना दिया गया, यहाँ पर एक डॉट दे दिया गया और एक क्रॉस क्रॉस करके हम इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। क्या दिखा दिए हैं, ऐसे ही दिखाया भी जाता है। तो कै गो है, 7 गो है, क्लोरीन में 7 गो है। इसके पास एगो डॉट का इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, मतलब ये इसको एगो दे दिया। तो दे दिया तो अब देखिए, अब सोडियम के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ, लेकिन इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के 3 और 3, 6, 2, 8 गो हो गया। कितना हो गया, 8 गो। तो इस तरीके से क्लोरीन के पास 8 हो जाता है और सोडियम का भी 8 हो जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है और नमक बन गया। अब मुंह में कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा। कैसा लगेगा, अन्य तयेंगे उठा लिया मुंह में सोडियम, क्या हो जाएगा, मुँह में ब्लास्ट कर जाएगी। तो और मुंह में लार है, लार में पानी है, क्या है, मुंह ब्लास्ट हो जाएगा। बाद दांत खाली लोग की गाल उल सब है खत्म हो जाई, बाहर दांत खाली चौह निकल रही ओहू का जाने रही कि ना पता नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, या फिर विद्युत संयोजक यौगिक, ये क्या होता है। तो कहता है कि धातु तथा अधातु में, मतलब धातु में भी और अधातु में भी, धातु तथा अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी जब धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन लेने देने से जो यौगिक बनता है उसी को क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अब यहाँ क्या है, उदाहरण में, उदाहरण पढ़िए, नोट्स है ना आपके पास, उदाहरण पढ़िए। पढ़ ही ना आई हिंदी एकरा। देखिए क्या कर, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये वाला कलर दिख रहा है, देखिए तो हाई वाला दिख रहा है, ये भी उतना नहीं दिख रहा होगा, यहीं दिख रहा है ना। चलिए यहीं रेड रहने देते हैं। देखिए तो यहाँ पर सोडियम पर प्लस चार्ज है, एगो दिया है, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, एगो लिया है ना। तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों ही धन आयन है, सोडियम, और ऋण आयन है क्लोरीन। ठीक है, आपसे पूछा इसमें धन आयन कौन है, तो सोडियम, और ऋण आयन कौन है, क्लोरीन। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया। और सोडियम क्लोराइड यहाँ क्या है, कथी है, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक है। अब आइए आगे, आगे कह रहा है कि आयनिक यौगिक के सामान्य गुण धर्म क्या होते हैं, यानी आयनिक यौगिक का सामान्य गुण क्या होता है, इसके बारे में समझना है। भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिक का कैसा समझना है, भौतिक प्रकृति समझना है। कहता है कि धन तथा ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के आयनिक यौगिक ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, समझिएगा। कहता है धन हो चाहे ऋण हो, माने प्लस वाला आयन हो चाहे ऋण वाला आयन हो, दोनों आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल बन जाता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल बन जाता है। और जब मजबूत आकर्षण बल बनेगा तो कैसा बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। तो उस आयनिक यौगिक, वो जो आयनिक यौगिक होगा वो थोड़ा ठोस भी होगा और थोड़ा कठोर भी होगा, ठोस और कठोर होगा। लेकिन कह रहा है कि यदि उस पर आप दाब डालिएगा ना, थोड़ा दबा दीजिएगा उसको कस के, तो इतना भंगुर होता है, इतना वो टूटने, मतलब कि भस टूटने वाला होता है कि टुकड़ा में वो टूट जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अब आइए ये दूसरा नंबर, गलनांक। क्या समझना है, गलनांक। देखिए किसका गलनांक, किसका गलनांक पढ़ रहे हैं, क्वथनांक का गलनांक। धातु और अधातु का क्या टॉपिक था,
वाह। धातु ये आयनिक यौगिक का सामान्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो किसके गलनांक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? आयनिक यौगिक के गलनांक के बारे में। किसके बारे में? आयनिक यौगिक के गलनांक के बारे में पढ़ रहे हैं कि गलनांक तथा क्वथनांक। ध्यान दीजिएगा, इस सारा लोग आप लोग का सुन रहा है, नाम उम धो के प्रचार कर देंगे तो सुन लेगा कि हाँ देखिए ले ये बोका भाई सफाई कर नावल है कि नहीं। चलिए कर दे प्रचार है, फेसबुक उस हर जगह रील काट के डाल देंगे उतना। चलिए यहाँ पे क्या करके आयनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मजबूती से बंधे हों उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरी पड़ती है। तो आयनिक यौगिक चूंकि आयन एक दूसरे से ले दे के बने हुए रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत बल आकर्षण बल लगी हुई रहती है, दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं तो उनकी मजबूती को तोड़ने के लिए गलनांक या क्वथनांक दोनों का दोनों बहुत अधिक होता है। ठीक है। अब है घुलनशीलता, यानी आयनिक यौगिक घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। तो कह रहा है ये सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन तेल पेट्रोल आदि में के विलायकों में अविलेय होते हैं, यानी पानी में घुल, है ना। तो यहीं तक आज का सेशन रहा और कल मिलते हैं फिर इसके आगे टॉपिक क्वेश्चन आंसर को लेके। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई बनाए रखिए और भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वंदे मातरम।